वालेकुम नमस्ते नम मोमो। नमस्ते। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आ रही। जी। तो मेरा एक तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैं लेके आया था, जो मुझे पहले से याद था, वो और एक छोटा सा क्वेश्चन सब्सटेंशिया के लिए उनकी अभी की बात के ऊपर। मेरे ख्याल में मैं सेकंड क्वेश्चन जल्दी से पूछ लेता हूँ सब्सटेंशिया से हुँ, कि सब्सटेंशिया, क्या इन दो ये जो सिग्नल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स के, क्या एक तो ये कि JWST इनका रेशियो एसरटेन कर सकता है किसी हद तक कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ सिग्नल की क्या है, प्रोबेबली करता होगा, और क्या उसमें भी कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं आपके ख्याल में? अ, तो एक तो ये पहला क्वेश्चन है, फिर मैं अगर चाहे तो मैं दूसरा क्वेश्चन जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है वो भी पूछ लेता हूँ अभी। और वो है जी क्वेश्चन मेरा एवोल्यूशन से ताल्लुक रखता है। जी। जी सब्सटेंशियल। टू पुट सिंपली, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जाहिर बात है कि कहीं इसको पढ़ा ही है कि यानी मैं डायरेक्टली तो इसका मेरे साथ उस तरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो स्पेसिफिसिटी है डाइमेथिल सल्फाइड की और डाइमेथिल डाइसल्फाइड की, जो स्पेसिफिसिटी है कि उनका स्पेक्ट्रम चूंकि ओवरलैप करता है, तो जी। देयरफॉर आप क्लियर कट फिलहाल नहीं कह सकते कि ये दोनों में से किसी एक की तरफ आ रहा है कि इनमें से कोई एक है, ईदर और वाली सिचुएशन है। लेकिन ऐसी बात भी दुरुस्त है कि जो आपके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है, उसको फाइनर रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है? जी। क्योंकि देखें, वेवलेंथ को भी अगर आप स्पेक्ट्रम के एक्स एक्सिस के ऊपर चूंकि आपको वेवलेंथ है, उसमें जिस कह लें कि जिस रेजोल्यूशन से मैं उस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं, वो JWST में कैपेबिलिटी मौजूद है, तो देयर कैन बी फॉलो अप एनालिसिस जो कि ज्यादा फाइनल रेजोल्यूशन पे हो सके। मुझे पता नहीं है कि द ग्रुप वुड बी इंटरेस्टेड और नॉट, मगर उसमें कैपेबिलिटी मौजूद है टू गो फर्दर इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है जी। और अगले साल भी, या आई थिंक के 2027 में शायद, और भी क्या कहते हैं जानी है कुछ फर्दर ऑगमेंटेशन, जिससे क्या कहते हैं रेजोल्यूशन ने बढ़ना है। तो अगर इमीडिएटली नहीं तो आने वाले सालों में तो ये हो जाएगा। बाकी ये कि I think Momo would be in a better position to comment from the perspective of biochemical pathways कि बहरहाल ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में के इंटरमीडिएट के तौर पर भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्क इनमें आपने देखा ही होगा कि दो मेथल ग्रुप्स हैं और एक में एक सल्फर है, और दो मेथल ग्रुप्स और एक में दूसरा सल्फर है। मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बायोकेमिकल पैथवेज में डाइमेथिल सल्फाइड और डाइमेथिल डाइसल्फाइड जो है वो उसका क्या किस स्टेज पर वो बायोकेमिकल पैथवेज में आते हैं। मे बी इफ मोमो नोज तो वो बीच में चिप इन कर सकती है, बट आई लुक अप। आई थिंक आई हैव टू लुक दैट अप आल्सो कि कौन सी स्पेसिफिक पाथवेज में ये मरीन एल्गी में बनते हैं, सो आई वुड हैव टू लुक दैट अप एंड आई कैन शेयर दैट विद यू इन द फ्यूचर। बट हम अभी ये मैं इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टडीज कि अगर ये बिल्कुल नॉन कॉन्सिक्वेंशियल क्वेश्चन होता तो इतना स्पेसिफिसिटी के बारे में बात शायद ये लोग ना करते। जी। जी जी। हाँ, और जो नेक्स्ट स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होनी थी वो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप एंड 2027 में लॉन्च होनी है। आई थिंक उसका बेहतर उसकी रेजोल्यूशन है, तो मे बी जी they'll जी be able to do more, uh, be able to differentiate between those two molecules. जी उसका तो खुदा या क्रिएशन ही हाफिज है मोमो, गिवन द वे दैट फंडिंग फॉर नासा इज जी जी, फंडिंग फॉर नासा हैज बीन स्लैश्ड इन हाफ। इट्स ये होने वाली है, सो देर सेइंग कि स्पेस टेलीस्कोप का प्रोग्राम जो है वो कट कर देंगे। नेक्स्ट नैन्सी ग्रेस जो है उसको हो सकता है एलिमिनेट कर दें। जी। दैट विल बी अ बिग होपफुली ना। पिटी। ये ज्यादातर सीरियसली। वो जो मार्स मिशन है उस पे फोकस करेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि इलॉन मस्क का है, और स्पेस टेलीस्कोप का विच इज अ फार मोर फ्रूटफुल, यू नो, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी के आप
एक्चुअली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेज रहे हैं स्पेस में और ज्यादा उसका फायदा हो रहा है बजाय इंसानों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना काम नहीं कर सकते या इतनी मेजरमेंट्स नहीं कर सकते. इट्स अ रियल पिटी. यस. जी. लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज, करेक्ट, द करेक्ट. इंडियंस, Chinese कर सब रहे लोग कर रहे हैं, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं. आई थिंक somebody else will do it if they don't do it here. दूसरा ये कि सुपर रेजोल्यूशन पर बहुत काम हो रहा है विदाउट एनी फर्दर हार्डवेयर इंटरवेंशन, तो वो उसका भी फायदा हो सकता है एग्जिस्टिंग डेटा का. अगर ये नहीं होता, मैं ये सियासी एलिमेंट को बिल्कुल ज़हन में नहीं लेकर आ रहा था. ये तो एक बड़ा फजूल सा सियासी एलिमेंट है जिसकी वजह से सब कुछ ही बंडल अप हो सकता है. हाँ, सॉरी, आई वाज थिंकिंग आउट अलाउड. जी. अच्छा, मैं दूसरा कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ. वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों में एक बहुत बेहतरीन गालिब ने या मोमो ने या दोनों ने मिलकर, आई फॉरगेट, मगर बहुत ही बेहतरीन एक प्रेजेंटेशन थी स्पीसिएशन के ऊपर. उसमें आपने भी शिरकत की थी और सबने पूरे पैनल ने, नॉन कन्फॉर्मिस्ट आपने भी शिरकत की थी. वो बड़ी इंटरेस्ट मैंने देखा. उसमें मेरा एक सवाल खड़ा हुआ था कि और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पैनल से, कि आप जो सोर्सेज पेपर्स की साइट हुई थी उसमें कोई सोर्सेस थी जिनमें स्पीसिएशन के साथ क्रोमोसोमल चेंजेस की निशानदही भी की ऑब्जर्वेशन भी हुई थी, जो कि सजेस्ट करें कि अल्टीमेटली जैसे कि स्पीसिएशन प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में या क्रोमोसोम्स की बेसिक नेचर में फर्क आ जाएगा या आ सकता है. कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी या नहीं थी? मुझे बिल्कुल जाहिर इल्म नहीं है, मैंने पेपर्स डिटेल से नहीं पढ़े. आप लोग बहुत ऑब्वियसली माहिर हैं इन चीजों के और नॉलेज रखते हैं, तो मैंने सोचा ये पूछ लूं क्योंकि फौरन उस वक्त मेरे जहन में सवाल आया था. सब्सटेंशिया, आपके पास कोई ऐसा जी, रेफरेंस है कि स्पीसिएशन एंड जी. क्रोमोसोम्स? देखें, हम कई दफा, मुझे अब ये नहीं पता कि गालिब ने कौन सी स्पीशीज के केस डिस्कस किए थे. ऑल्दो हम पहले बहुत दफा ये बात कर चुके हुए मंट जैक के कॉन्टेक्स्ट में. मंट जैक एक डियर की स्पीशीज है, यानी डियर की टाइप है, डियर टाइप जानवर है जिसकी कई स्पीशीज हैं और उनमें क्रोमोसोमल नंबर की इतनी वेरिएशन है. अगर मोमो आप कभी उसको जब मैं अगले 1-2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अगर आप इसको लुकअप करके मंट जैक के डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम की तस्वीर एक दफा हमने दिखाई थी गालिब की स्ट्रीम पर, अगर वैसी कुछ तस्वीर निकल आए तो वो इलस्ट्रेशन में मदद देगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आप ये देखें कि मंट जैक स्पीशीज की कई स्पीशीज हैं, उसमें जीनोम लेंथ जो है वो तो बराबर ही है. जीनोम लेंथ से मुराद मेरी है, जिस तरीके से आप कहते हैं कि इंसान का जीनोम जो है वो 3 बिलियन बेस पेयर पे है. जी, जी. जीनोम लेंथ एक और चीज है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक और चीज है. आप समझ सकते हैं, क्योंकि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ जीनोमिक और द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो हमें पता है. जिस तरह आपकी जीनोम लेंथ तकरीबन बाय एंड लार्ज मैमल्स में इसी के इर्द गिर्द हवर करती है 3 बिलियन के प्लस माइनस समथिंग, बहुत सारे मैमल्स में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं. माउस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम 40 हैं, यानी कि 20 हैं, 20 पेयर्स हैं. और मगर यह है कि है उसका भी जीनोम तकरीबन 2.7 बिलियन बेस पेयर्स के बराबर. तो वो जो मंट जैक की डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनमें इंटरेस्टिंगली क्या है कि ये एक, जिस तरह ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, बेसिक लेवल पर एवोल्यूशन को भी, स्पीशिएशन को भी और चीजों को भी, इस तरीके से मंट जैक तकरीबन एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर स्टडीइंग क्रोमोसोमल फ्यूजन. क्रोमोसोमल फ्यूजन एवोल्यूशन में कोई इतना रेयर इवेंट नहीं है. हम कहते हैं ना कि जी चिंपैंजीज के अंदर जो आपके 24 जो क्रोमोसोम्स हैं, वो जो 23 कैसे हुए हैं, वो आपको पता है कि क्रोमोसोम 2 का फ्यूजन वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है. तो क्रोमोसोमल फ्यूजन दूसरे स्पीशीज में इतना वो रेयर इवेंट नहीं है. सो मच सो
कि आपको इतनी वेरिएशन नजर आती है उसमें कि आपके पास ऐसे भी हैं जिनमें 6 या 7 क्रोमोसोम्स हैं और ऐसे भी हैं जिनमें 15 क्रोमोसोम्स हैं मट जैक की स्पीशीज में। जीनोम लेंथ तकरीबन उतनी की उतनी है, मगर क्रोमोसोम्स डिफरेंट फ्यूज किए हुए हैं। तो कोई क्रोमोसोम बड़े हैं, कोई क्रोमोसोम छोटे हैं उसके अंदर। कुछ जो फ्यूज हो गए हुए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो गए हुए हैं, मगर वो बड़े-बड़े क्रोमोसोम्स हैं इन टर्म्स ऑफ बेस पेयर लेंथ। तो ये एक तकरीब बहुत ही यानी उतना रेयर इवेंट नहीं है क्रोमोसोमल फ्यूजन जितना पहले समझा जाता था। ये तो देखिए वो ये जो 2 मंट हाँ, जैक्स हैं, एक बड़ा तो कर लूं तो एक इंडियन है और एक दूसरा मंट जैक है। अम, एक इंडियन है और एक चाइनीज मंट जैक। इनके देखें क्रोमोसोम्स कितने मुख्तलिफ हैं। जी, जी ये चेक करें कि इनका इसमें आप समझें कि तकरीबन इसके कितने 18 या 19 क्रोमोसोम्स हैं, ये जो लेफ्ट साइड पर है। और राइट साइड पर जो है उसके क्रोमोसोम्स बहुत कम हैं, मगर वो बड़े हैं। राइट। ठीक है जी। तो यही बात हम अक्सर पहले भी करते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि गालिब ने मट जैक की एग्जांपल दी थी या किसी और की एग्जांपल दी। उन्होंने मट जैक की एग्जांपल नहीं दी थी। उन्होंने मट जैक की एग्जांपल नहीं दी थी एक्चुअली। I think Mut Jackie example is a model example for variation in the number of chromosomes with बहुत ही closely related species. ये बिल्कुल closely related species है और therefore chromosomal fusion अक्सर औकात आपकी वो भी क्रिएट कर देता है reproductive isolation. So therefore chromosomal fusion acts as a pathway, as one of the pathways for speciation. गर्चे speciation के 50 और pathways भी हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं। तो ये chromosomal fusion एक pathway है speciation के लिए। So in the models that have actually been studied, यानी कि उन models में जिनको हमने अपने लाइफ टाइम में स्टडी किया है substantial, उनमें क्रोमोसोम और जो जहां स्पीसिएशन ऑब्जर्व हुई है उनमें क्रोमोसोमल फ्यूजन भी ऑब्जर्व हुई है साइमल्टेनियसली। नहीं, ये इफ एंड ओनली इफ वाली बात नहीं है। क्रोमोसोमल फ्यूजन इज ओनली वन वे ऑफ स्पीशिएशन। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, बट कोइंसिडेंटली उन जो मॉडल स्टडी हुए हैं उनमें along with speciation chromosomal fusion is only one pathway जैसे आपने कहा, मगर और दूसरी इवेंट्स होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं क्रोमोसोम साइजेस को करने में। अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स आफ्टर enough number of deletions will disappear, right? या ये फ्यूज हो जाएगा दूसरे क्रोमोसोम से। So those are the mechanisms which will create a different number of chromosomes, right? तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि it seems assumption अगर मैं करूं, क्योंकि मैंने पेपर नहीं पढ़ा, तो मैं assume करूंगा कि स्पीसिएशन की जो हमारे लाइफ टाइम्स में ऑब्जर्वेशंस हुई हैं उनमें यकीनन कहीं ना कहीं उन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में पेपर्स में they would have observed these suggestive events जो कि क्रोमोसोम्स में मटेरियल डिफरेंसेस ला रहे थे, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ रिडक्शन और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? कम से कम मेरा सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल टाइप की वो है असम्पशन। ये पूछ रहा था मैं कि ये ऑब्जर्वेशंस हुई हैं आई अज्यूम जो कि साइट की गई हैं पेपर्स में। देखिए, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि स्पीशिएशन की जितनी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं उनकी एक सबसेट में आपको क्रोमोसोमल फ्यूजन नजर आती है। आपको बगैर उसके भी स्पीशिएशन नजर आएगी। वो और जिस तरह हमारी पिछली कुछ स्ट्रीम्स में हमने कुछ रिव्यू पेपर्स को रिव्यू किया हुआ है, ये पिछले तकरीबन 30-35 साल की रिसर्च है, ये कोई नई बात नहीं है कि अमंग अदर थिंग्स जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट भी शामिल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी स्पीशिएशन कॉज करती है, लेकिन अमंग अदर थिंग्स सेक्सुअल सिलेक्शन इज अ वेरी पोटेंट फोर्स बिहाइंड स्पीशिएशन। सेक्सुअल सिलेक्शन की हमने एग्जांपल आपको सिक्लेड फिश में दिखाई हुई है, हमने आपको हवाईयन क्रिकेट्स में दिखाई है। अगेन ये बड़ी जिसको कहते हैं टेलिंग एग्जांपल्स हैं। वो जो हमारी डिस्कशन थी
वो डॉक्टर डेनिस नोवल के साथ, लेट दिस बी वेरी क्लियर, उसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई सेक्सुअल सिलेक्शन का रोल इन स्पीशिएशन बात की। इट इज वेल नोन, उनका स्टाइल है कि उनके सामने जो बात करें वो कहते हैं मैंने पिछले साल पेपर लिखा था इस पे। तो आपको लगता है कि शायद उन्होंने डिस्कवर किया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 1980 की दहाई से सेक्सुअल सिलेक्शन का रोल इन स्पीशिएशन मौजूद है। उन्होंने उसके ऊपर एक आइडिया एक्सप्रेस किया है, अपने भाई के साथ एक को-ऑथर पे किया हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ एक कमेंट्री लिखी हुई है, जो वो सडनली वो ऐसे बात करना शुरू हो जाते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के जैसे उन्होंने डिस्कवर किया है। हमें पिछले 25 साल से बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन का रोल जो है स्पीशिएशन में मौजूद है। वो जो 2 एग्जांपल्स वहां पर जो हमने पेश की थी, वो हमारी तरफ से थी, टीम की तरफ से थी, ना कि डेनिस नोवल की तरफ से थी। वो सिक्लेड फिश की एग्जांपल थी कि जहां रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अचीव होती है प्योरली आउट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या है कि वो स्पीशीज 2 जो हैं, बल्कि मल्टीपल स्पीशीज हैं सिक्लेड फिश में, नॉट जस्ट 2 स्पीशीज, उसमें हर लिहाज से वो एक जैसी हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि उनमें जो मेल्स हैं वो उनकी जो कलरेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि उनमें जो स्किन के जो पिगमेंट्स हैं उनकी जीन्स में डिफरेंस है, और वो कोई लाल रंग का है, कोई ग्रीन रंग का, कोई ब्लू रंग का है, यानी कि डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द कलरेशन ऑफ देयर स्किन, मेल्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और कोरिस्पॉन्डिंगली जो फीमेल में वेरिएशन है सिक्लेड फिश में, वो ये है कि उनके अंदर प्रेफरेंस है टू मेट विद सर्टेन मेल्स विद सर्टेन कलर्स। ये क्लासिकल एक एग्जांपल है आपकी सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू राउट टुवर्ड स्पीशिएशन। क्यों होता क्या है कि जब ये सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, डिफरेंशियल प्रेफरेंसेस डेवलप करने लगती हैं विद इन द सेम पॉपुलेशन, तो कुछ ग्रुप यानी सब ग्रुप जो है उस पॉपुलेशन के, वो प्रेफरेंशियली एक और सब ग्रुप के साथ ही मेट करते हैं, बाकियों के साथ मेट नहीं करते। आपको किसी फिजिकल जियोग्राफिक आइसोलेशन, जो एक जमाने में कहा जाता था कि शायद प्री कंडीशन है, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। एक ही हैबिटेट को, यानी कि वहीं पर रहते हुए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिहेवियरल मैकेनिज्म्स के थ्रू अचीव हो सकती है, एंड देन दैट पेव्स वे फॉर स्पीशिएशन। ये सिक्लेड फिश की एग्जांपल थी सेक्सुअल सिलेक्शन बेस्ड। इसी तरीके से हवाईयन क्रिकेट की एग्जांपल है, क्लोजली बिल्कुल हर लिहाज से वो स्पीशीज एक तरह की है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो जो क्रिकेट्स के जो मेटिंग के दौरान कोर्टशिप सॉन्ग्स हैं, उनकी बीट्स है बीट्स पर मिनट है, रेट है, फ्रीक्वेंसी है, वो वेरी करता है। और कोरस्पॉन्डिंगली जो फीमेल क्रिकेट है उसका जो प्रेफरेंस या अट्रैक्शन लेवल है वो सर्टेन सॉन्ग्स की तरफ, कोर्टशिप सॉन्ग्स की तरफ ज्यादा है, तो वो आपस में ही सिर्फ मेट करते हैं, बाहर नहीं मेट करते। उससे भी स्पीशिएशन की तरफ रास्ता जो है ना हमवार क्या कहते हैं हुआ है, क्योंकि वो एक आइसोलेशन उनके दरमियान अचीव होगी। तो अब इसमें क्रोमोसोमल नंबर नहीं वेरी किया, क्रोमोसोमल नंबर तो वही है, बट येट बिकॉज आइसोलेशन आ गई है तो वो स्पीशिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम नंबर तो एक बहुत बड़ी चेंज है, उसके थ्रू तो अक्सर हो ही जाती है। हैविंग सेड दैट, ये भी कोई आपको इसकी भी एक्सेप्शंस मिल जाएंगी कि क्रोमोसोमल नंबर वेरी होने के बावजूद भी बाज दफा वो इंटरफर्टाइल रहते हैं, टू बी क्लियर, ठीक है। फिर भी हाँ जी, फिर भी रहते हम, ऐसा नहीं है कि नेसेसरीली उससे हमेशा ही वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे। हो जाते हैं, ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्शंस उधर भी मिल जाती है। इंटरेस्टिंग, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू सब्सटेंशियल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, फिर थैंक बात यू, करेंगे। आते रहे, अच्छा जी, बाय बाय। आते रहे। बहुत इम्प्रेसाइज फ्रेज किया था अपना क्वेश्चन, मगर आपने जवाब दे दिया, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।